एमफिल उर्दू स्प्रिंग 2020 सेमेस्टर नंबर 1 के अजीज तलबा तलबात अस्सलामु अलैकुम। गुज़श्ता लेक्चर में नावल के इर्तका और उसकी तारीख के हवाले से हमने जो बात की थी और 1977 के मार्शल लॉ तक हम पहुंचे थे। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ मुल्क में नाफिज हुआ, जिसके नतीजे में एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का खात्मा हो गया। ज़ियाउल हक ने अपनी पहली तकरीर में लोगों से ये वादा किया कि वो 90 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, जो नहायत मुनसफाना इलेक्शन होंगे, और इसके नतीजे में जो भी पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी इक़्तिदार उसे सौंप दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ। जनरल ज़ियाउल हक का 90 दिन का वादा ईफा ना हुआ और ये मामला, ये आमराना हुकूमत 90 दिन की बजाय 11 साल के अरसे पर मुहित हो गई। जनरल ज़ियाउल हक ने उन तमाम हथकंडों को इस्तेमाल किया जो आज़ादी राय, इंसानी बुनियादी हकूक और बाज़ सियासी जमातों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। ये अरसा हकीकी मानों में जबर और घुटन का जमाना था। नतीजतन इस अरसे में जो अदब तख्लीक हुआ, चाहे वो नसरी अदब था चाहे वो शेरी अदब था, दोनों में हमें उस जाबराना फिजा का रद्द अमल, उसकी मुज़ाहमत नजर आती है। इस अरसे में जो नावल तख्लीक किए गए उनमें वाज़े तौर पर हमें दो रुझान नजर आते हैं। एक रुझान तो वो है जो जनरल ज़ियाउल हक के इस मार्शल लॉ और इस आमराना हुकूमत के खिलाफ था, जो एक मज़ामत को तरवीज देना चाहता था, जो लोगों के अंदर, क़ारीन के अंदर इस शऊर को बेदार करना चाहता था कि अवाम के बुनियादी हकूक़ सल्ब कर लिए गए हैं और उनके ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत की गई है वो इंसानी आज़ादी के खिलाफ है। एक दूसरा रुझान ये पैदा हुआ कि बाज़ लोगों ने इस आमराना हुकूमत के साथ मफाहमत का रवैया इख्तियार किया। न सिर्फ मफाहमत का रवैया इख्तियार किया बल्कि अपनी तहरीरों में उन्होंने इस हुकूमत की तायद की और मार्शल लॉ के जवाज़ को जायज़ करार देते हुए ज़ियाउल हक की हुकूमत को भी एक जायज़ हुकूमत करार दिया। लिहाजा इस अरसे में तख्लीक होने वाले नावल में हमें ये दोनों रुझानात और इन रुझानात के ताबे मौज़ूआत मिलते हैं। इस अरसे में जो सबसे अहम नावल निगार हमारे सामने आए उनमें डॉक्टर अनवर सज्जाद हैं, उनमें बानो कुद्सिया हैं, जमीला हाशमी हैं, इंतज़ार हुसैन हैं। मैंने इस हवाले से एक किताब, मेरा एक मजमून छपा था 11 साल का मज़ाहमती अदब। ये मजमून जो उस ज़माने में 2 रिसालों में छपा, एक तो था तुलूए अफ़कार कराची में, शुमारा जुलाई 1989, और दूसरा जदीद अदब लाहौर के शुमारा जून जुलाई 1989 में।
इसका उन्वान था 11 साल का मज़ाहमती अदब। यही मजमून बाद में मेरी किताब नई अदबी जेहतें, इसमें भी ये मेरा मजमून मौजूद है इस वक्त। तो मैं इसमें से आपको एक इक़्तिबास पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा कि जनरल ज़िया-उल हक़ के मार्शल आर्ट के अरसे में जो नसरी अदब ख़ुसूसन नावल जो तख्लीक किए जी उनकी नोयत क्या थी। जैसा कि मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया है कि उसमें मज़ामुत का जो रवैया था, उस हवाले से जो नावल सामने आए उनका तज़किरा इस तरह है कि अफसानवी अदब में ये हवाला निस्बतन ज़्यादा मजबूत है। अब्दुल्ला हुसैन के नावल बाग और कैद, अनवर सज्जाद के नावल आज, खुशियों का बाग, जन्म रूप, 3 नावल डॉक्टर अनवर सज्जाद के। आज, खुशियों का बाग, जन्म रूप। एजाज राय का गवाही। इसी तरह अनवर सीन राय, इनका नावल चीख। इन्हें अनवर सेन राय भी बाज़ लोग बोलते हैं, अनवर सीन राय बोलते हैं इनका नाम जो है। तो अनवर सेन राय भी, जैसे बीरा सैन है, अनवर सेन राय भी दुरुस्त है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ये तलफ़ुज़ आम तौर पे मुस्तामुल नहीं है, लिहाजा यहाँ पे अनवर सीन राय भी बाज़ लोग इनका नाम पुकारते हैं। तो अनवर सेन राय का नावल चीख, मुश्ताक शबाब का नावल बयानिया, ने नहायत खतरनाक मौज़ूआत पर वाशराफ अंदाज में लिखा। बहाली जमहूरियत और औरतों की आज़ादी के हवाले से अफजल तौसीफ का नाम नुमाया रहा। अजमल कमाल की मुरतबा मुख्तलिफ तहरीरों में फौजी तशद्दुद के बारे में रद्द अमल मौजूद है। ये तो उन नावलों का जिक्र है जो 1989 तक मार्ज तहरीर में आए थे, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं, चलता रहा। लेकिन मैंने जैसा कि भी अर्ज किया कि दोनों किस्म के जो रुझानात हैं वो हमें मिले। एक तो वो जो मुज़ाहमती नावल था और एक वो जो तायदी नावल था। अब अगर देखा जाए तो इस अरसे में बानो कुद्सिया का नावल राजा गिद्ध बहुत मारूफ हुआ और आज तक है। अजीज तलबा, जनरल ज़िया-उल हक़ ने अपनी फौजी हुकूमत का, अपनी आमराना हुकूमत का जवाब मुहैया करने के लिए मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की। अब इसके सियासी मुहर्रकात क्या थे, इसके पसे पर्दा अकायद क्या थे, आपके लिए इससे आगाही जरूरी है। इसके सियासी और आलमी अकायद मुहर्रकात जानना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आज तक हम जिस दहशतगर्दी का शिकार हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। माहिरीन सियासियात ये बयान करते हैं कि रूस के अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही एक बुनियाद रखने की कोशिश की गई पाकिस्तान में मुजाहिदीन को पैदा करने के लिए, इसलिए कि ये जो अफगानिस्तान के मैदान जंग में लड़ी जाने वाली जंग थी दो बड़ी कुव्वतों के दरमियान,
सोवियत यूनियन यानी रूस और अमेरिका के दरमियान ये जंग लड़ी जानी थी, और इसके लिए जो मैदान जंग बनाया गया वो अफगानिस्तान था, और इसके लिए अमरीकी फौजों की हमायत के लिए, उनकी मदद के लिए, उन्हें फौजी सामान की नकलो हमल के लिए, उन्हें अड्डों के लिए जो वसाइल मुहैया किए जाने थे वो पाकिस्तान से किए जाने थे। और जाहिर है कि एक जमहूरी हुकूमत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती थी जो पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ हो और जिससे पाकिस्तान को बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे नुकसान पहुंचने का खदशा हो। इसके लिए ये ज़रूरी ठहरा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी मैदान से हटाया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म किया जाए और एक ऐसी अमराना हुकूमत को नाफिज किया जाए जिसके सामने कोई शख्स आवाज़ बुलंद ना कर सके। उस हुकूमत को अपने जवाब के लिए इस्लाम का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी निफाज की बुनियाद रखी। जाहिर है कि जो बुनियादें इस तरह उस्तवार की जाएं वो अंदर से खोखली होती हैं, उनके वो ज़्यादा मजबूत तो नहीं होती, लेकिन ऊपर ऊपर से वो एक ढांचा सा खड़ा किया गया। तो ऐसी सूरत हाल में वो लोग या वो अदीब या वो शायर जो जनरल ज़ियाउल हक की अमराना हुकूमत में उनकी तायद करते थे, उन्होंने अपनी तहरीरों का रुख भी उसी तरफ मोड़ दिया। राजा जित का बुनियादी मौजू आराम और अलाल रिस्क के असरात हैं। इसके मौजू में, ये बुनियादी मौजू में ये बताया गया है, इस बात को उजागर करने की कोशिश की गई है कि जो लोग रिज़्क़ आराम खाते हैं उनकी औलाद माजूर और अपाहज हो जाती है। लेकिन मैं ये समझता हूं, बज़ाहिर तो ये एक नज़रिया जो है ये बहुत मुतासरकुन है, बहुत दुरुस्त मालूम होता है और ये इस्लामी तालीमात से मुताबिकत रखता हुआ मालूम होता है और ये उस निज़ाम हुकूमत की तायद करता हुआ मालूम होता है जिसकी बुनियाद ज़ियाउल हक रखना चाह रहे थे। लेकिन ये कानून कुदरत और खुदाई कानून के खिलाफ है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़े तौर पर यह फरमाया है कि किसी एक शख्स के आमाल का बोझ कोई दूसरा नहीं उठाएगा। लिहाजा ये ज़ात बारी ताला के कानून अदल के खिलाफ है, अल्लाह ताला के कानून इंसाफ के खिलाफ है ये बात कि गलती तो बाप करे लेकिन उसकी सजा उसकी औलाद भुगते। ऐसा नहीं होता। दुनिया के किसी कानून में, दुनिया के किसी संजीदा मजहबी नजरिए में इसकी तायद हमें नहीं मिलती। इस्लाम में तो सिरे से नहीं मिलती कि गलती किसी की हो और उसे भुगते कोई और, फेल किसी और का हो उसकी सजा कोई और भुगते। ये कानून कुदरत के खिलाफ है, क्योंकि अल्लाह ताला के जो सफाती नाम हैं उनमें एक नाम आदिल भी है। आदिल यानी अदल करने वाला। तो वो जो अदल करने वाला है वो ऐसा नहीं चाहेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि गलती तो बाप की हो लेकिन उसकी सज़ा औलाद को माजूरी की शक्ल में या किसी और बीमारी की शक्ल में भुगतना पड़े। लेकिन बानो कुद्सिया ने इसी नज़रिए के ऊपर अपने नावल की बुनियाद रखी
ये नावल उस ज़माने में बहुत मशहूर भी हुआ, बहुत मारूफ हुआ, ये बहुत अहम नावल करार दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ बाज़ नक़ादों ने इसके जो फ़िक्री पहलू थे, इसके जो नज़रियाती पहलू थे, उसके ऊपर तनकीद भी की और इसे मौज़ूआती एतबार से दुरुस्त करार नहीं दिया। लेकिन ये बात तय है कि इस नावल की तारीफ़ व तौसीफ़ करने वाले नक़ाद भी मौजूद रहे और इस नावल की तनकीद करने वाले भी बाज़ नक़ाद हमारे सामने हैं। इसी अरसे में जमीला हाशमी का नावल दश्त सूस हमारे सामने आता है। राजा गिद्ध पहली दफ़ा 1981 में छपा, बाद में उसके री एडिशन छपे, और दश्त सूस पहली दफ़ा 1983 में शाया हुआ। ये सारा अरसा जनरल ज़िया-उल हक का है। जनरल ज़िया-उल हक आप जानते हैं कि उनकी हुकूमत 1977 से लेके 1988 तक यानी 11 साल तक रही। तो राजा गिद्ध छपा 1981 में, दश्त सूस 1983 में, राजा गिद्ध के 2 साल बाद। जमीला हाशमी ने अपने इस नावल में वही इस्लामी लहर जो ताज़ा पाकिस्तान में फैली थी, जमीला हाशमी ने भी अपने नावल दश्त सूस में उसी इस्लामी लहर को किसी और पैराए में, किसी और अंदाज में सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने नावल में इस्लाम के शरीयती या शरई पहलुओं से गुरेज करते हुए इसे एक तसव्वुफ के रंगो आहंग में देखने, दिखाने, समझने और समझाने की कोशिश की। उन्होंने हुसैन बिन मंसूर अल्लाज को अपने नावल का मौजू बनाया। इसमें कोई शुबा नहीं कि दश्त सूस का असलूब, दश्त सूस का बयानिया, दश्त सूस में उठाए गए बाज़ मसाइल पर जमीला हाशमी की बहुत गहरी नज़र थी और उन्होंने इसके बयानिए और इसके असलूब पर बहुत मेहनत की। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें तसव्वुफ के हवाले से जो कुछ हमारे सामने आता है वो भी काबिले गौर है और उस पर भी कई हवालों से जो है वो बाज़ लोगों ने जो किए एतराज़ात भी किए। लेकिन इसके जो अवलीन और सबसे बड़े नक़ाद हैं वो 3 लोग थे, प्रोफेसर जिलानी कामरान, डॉक्टर सलीम अख्तर, हसन अख्तर मलिक और मियाँ मुश्ताक अहमद। तो मियाँ मुश्ताक अहमद का जो एक बयान दश्त सूस के हवाले से उनका एक मजमून छपा, रसाला कौमी ज़ुबान, जुलाई 2004। ये रसाला कौमी ज़ुबान अजीज़ तलबा, ये अंजुमन तरक्की अदब कराची का माहाना एक रिसाला है जो हर महीने छपता है। नहायत बाकायदगी से इसके बानी बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक हैं जिन्होंने इस रिसाले का आगाज़ किया था, इजरा किया था उन्होंने। तो उसमें मियाँ मुश्ताक, चला गया, मियाँ मुश्ताक अहमद
डॉक्टर मियाँ मुश्ताक अहमद का मजमून तख्लीकी मंशूर के तनाजुर में जमीला हाशमी की नावल निगारी का जायज़ा। तख्लीकी मंशूर के तनाजुर में जमीला हाशमी की नावल निगारी का जायज़ा, ये मजमून है डॉक्टर मियाँ मुश्ताक अहमद का, जो रिसाला कौमी ज़ुबान के शुमारा जुलाई 2004 में छपा। मैं इसमें से आपको दश्त सूस के हवाले से एक दो अहम बातें जो हैं वो बयान करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि दश्त सूस में जो मौजू है हुसैन बिन मंसूर अलाज का, इस हवाले से मेरा एक मजमून उसका फैलाव भी लगता है किनारा उसका, ये मानामा ब्याज में 8 से 2-3 महीने पहले छपा था। तो उसमें से एक अहम इक़्तिबास आप लिख लीजिए। मजमून का उन्वान है उसका फैलाव भी लगता है किनारा उसका। बाकी बातें मैं आप मियाँ मुश्ताक अहमद के मजमून से जो है वो कुछ बताता हूँ, लेकिन इसमें जो मेरी राय थी इस हवाले से वो ये है कि हुसैन बिन मंसूर अल्लाज जुज़्व होकर कुल में मिलना चाहता था कि इशरत एक कतरा है दरिया में फना हो जाना, या वो खुद को कुल समझ बैठा था। पहली सूरत में फना का हरूर है, दूसरी में बका का। फिर एक लम्हा वो आया जब ये दोनों अनाएं उसमें जमा हो गई। उसने जिस फिक्री फिजा और इस फिक्री फिजा से पैदा होते हुए फिक्री रवैयों में जिंदगी का सफर आगाज किया, उनमें आले अली का दर्द भी गूंजता है और बिद्दत के रवैये भी दिखाई देते हैं। करामता और मोतजिला की दुनिया नजर आती है और इल्मुल कलाम के भी चर्चे हैं। एक तरफ खिलाफत अब्बासिया के लश्करों की नकलो हरकत है, तो दूसरी जानिब मिस्र में अब्दुल्ला अल महदी की तहरीक जोर पकड़ती नजर आती है। बज़ाहिर एक नहायत पुरशको दुनिया का मंजर फैला हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस दुनिया के बातन में एक खौफ और गहरी महरूमी का एहसास कार फरमा है। ऐसे में हुसैन बिन मंसूर अल्लाज की सदाए अनुल हक महरूमी के सदमे से 2-4 जमाने को हक की जानब बुलाती हुई सदा के तौर पर उभरती है। इश्क़ इलाही में गुली हुई ये सदा अना के शऊर से मुज़य्यन हुई और फिर उससे आज़ाद हो गई। अना, फना और बका की जिस आतिश सोजा ने हुसैन बिन मंसूर अल्लाज को सुलगाए रखा, उससे जमीला हाशमी के नावल दश्त सूस ने जन्म लिया। ये वो सारा पस मंजर है जो दश्त सूस का मौजू बना, और ये वो पस मंजर है जो जनरल ज़िया-उल-हक की इस्लामाइजेशन की जो नाम नहाद मूवमेंट थी, उससे भी ये हम-आहंग होता हुआ दिखाई देता है। जिस मजमून का डॉक्टर मियाँ मुश्ताक अहमद के जिस मजमून का मैंने अभी आपको हवाला दिया था, उसका भी थोड़ा सा अहवाल सुन लीजिए। वो लिखते हैं, हुसैन बिन मंसूर अल्लाज की दास्तान अयात है दश्त सूस, जिसे नावल के सांचे में डाला गया है। जमीला हाशमी ने सारी उम्र औरत को मौजू बनाया है। उनका पहला नावल विदाए बहार एक औरत के एहसासात और मसाइल का बयान है। जमीला का ये बयान
हुसैन बिन मंसूर का तस्करा जिसकी मुमासलत कुर्रतुल ऐन से थी, इसे बहार कर ले गया। इससे इस तसना का जवाब मुहैया करता है। लेकिन डॉक्टर सलीम अख्तर के ख्याल में अगरचे नावल में वो कई तरह के जज्बाती किरदार पेश कर चुकी थी, मगर हुसैन बिन मंसूर अल्लाज की तस्वीर कशी का अर्थ अदा कर दिया। महसूस होता है कि गोया अब तक का तमाम काम दश्ते सूस के लिए इब्तदाई तरबियत था। जमीला हाशमी ने अल्लाज जैसी मुतनाज़ शख्सियत को नावल के सांचे में यूं डाला कि वो सैकड़ों बरस का फासला तय करके आम कलाम नजर आता है। दश्ते सूस के प्लाट की तरतीब ऐसे अंदाज में होती है कि खुद मुसन्नफा ने इसे गनाया का नाम दिया है। इसके 3 हिस्से हैं: सदाए साज, नगमाए शोक और जमजमाए मौत। उन्होंने तारीख के बतून से एक उम्दा नावल का मवाद हासिल किया है और अपने दिलकश मुरस्सा सलूब में एक नावल तख्लीक किया है जिसमें तख़य्युल की मुनासिब परवाज के लिए फिजा कुशादा नहीं थी। यह नावल जमीला हाशमी के फ़न का शाहकार है। इसमें वाक़यात के तमाम दागों को बड़ी फ़नी महारत से बुना गया है और उन्हें काबिल यकीन अंदाज में कहानी के सांचे में डाला गया है। दश्ते सूस के 2 मोतरज़ीन हसन अख्तर मलिक और असलम सराजुद्दीन ने नावल पर तारीख के इनराफ का इल्ज़ाम लगाया है। उनका ख्याल है कि दश्ते सूस में सियासी और मुआशरती रुख से पहलू तही की गई है। अब ये एक तवील ये मजमून है कि इस सफ़ा पर फैला हुआ, जिसमें जमीला हाशमी ने इन एतराज़ात का जवाब भी दिया है और बाज़ दीगर नकादों ने जमीला हाशमी के एतराज़ात की तायद में मज़ीद बयानात दिए हैं और उन्होंने ये बात अपने तौर पे साबित करने की कोशिश की है कि ये इल्ज़ामात जो हैं ये इल्ज़ामात महज़ हैं और इनकी कोई अदबी हैसियत या हकीकत नहीं है। अज़ीज़ तलबा, इस बहस से कतई नज़र कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं, या इस नावल का मौजू हमारे आज के ज़माने से आमाहंग है या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि ये नावल और इसका मौजू जनरल ज़ियाउल हक के उस ज़माने से ज़रूर आमाहंग है जिसकी बुनियाद उन्होंने उस ज़माने में रखना चाहिए थी। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से शरीयत, तरीक़त, तसव्वुफ को दानिस्ता तौर पे आपस में खलत मलत कर दिया जाता है, या तो दानिस्ता तौर पे या कम इल्मी की बिना पे, या बातों को मुकम्मल तौर पे समझे बगैर। तो चूंकि ये एक ख़ास तरह के अहद में ये नावल तख्लीक हुआ, लिहाजा इस पर यह इल्ज़ाम भी वारद हुआ कि ये भी एक हवाले से जनरल ज़ियाउल हक की खुशनुदी हासिल करने की एक सही थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा मुकम्मल तौर पे ऐसा नहीं था, इसलिए कि जमीला हाशमी जो है उनका अपना भी जो ख़ानदानी निज़ाम था वो खानकाई था और वो ख़ुद भी एक बड़ी गद्दी से मुंसलिक थी। तो यूं उनके लाशऊर में तसव्वुफ और सूफियाना नज़रियात पहले से मौजूद थे और जैसा कि डॉक्टर सलीम अख्तर ने कहा कि उनके इब्तदाई नावल जो हैं वो यूं लगता है जैसे वो इस बड़े नावल के लिए एक तरबीत का काम दे रहे थे। तो ये तो उस अरसे में जो लिखे गए चंद बड़े नावल हैं उनके हवाले से अभी मैंने बात की है। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि इस अरसे में नावल जो है
उसमें असलूब के एतबार से भी बहुत तजुर्बात किए गए। एक तो हम देखते हैं कि इस अरसे में नावल की हैत में, नावल की बुनत में, उसके असलूब में हमें अलामती अंदाज भी नजर आता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस हवाले से मजीद बात आगे करें, मैं यहाँ पे अब्दुल्ला हुसैन के नावल कैद का खुसूसी तौर पे जिक्र करना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ज़ियाउल हक ने जिस इस्लामाइजेशन की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कुछ शरई इस्लाहात भी की, कुछ नए कवानीन भी वज़ा किए अपने खुसूसी आर्डीनेंस के ज़रिए, सदारती हुक्मनामों के ज़रिए। उन शरई कवानीन के तहत ख़वातीन के ऊपर और ख़वातीन के हवाले से बाज़ ऐसे मसाइल पैदा हुए कि जिन्हें किसी भी ज़माने में ना तो कबूल किया जा सकता था, ना उनकी तायद की जा सकती थी। मिसाल के तौर पे उन कवानीन के तहत ऐसा भी देखने में आया कि जो रेप के सीन थे, यानी जिन ख़वातीन के साथ ज़बरदस्ती रेप किया गया, तो उस कानून के तहत उस रेप के जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहराया गया। रेप करने वाला मर्द जो है वो बरी जिम्मा करार दे दिया गया और ख़वातीन को उसका जिम्मेदार ठहराया गया। और उस रेप के नतीजे में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को मासूम तस्वुर नहीं किया गया, बल्कि उसे भी गुनाहगार तस्वर किया गया। और ऐसी मिसालें भी फिर देखने में आई कि बाज़ जगहों पे रेप के नतीजे में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे संसार कर दिया गया उस बच्चे को। तो ये एक ऐसा अजीब किस्म का कानून था, या उस कानून की अमलदारी थी कि जिसके अंदर एक मुख्तलिफ नोयत की सूरत हाल पैदा होगी। मैं बहुत मुतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इन वाक़यात के पस मंज़र में खानकाहों पे, दरबारों में जो कुछ हो रहा था और जिसकी तायद उस अहद की हुकूमत जो है वो बड़े शद्दोमत के साथ बहुत जानबदाराना अंदाज में कर रही थी, तो इसके रद्द अमल के तौर पे अब्दुल्ला हुसैन का नावल कैद हमारे सामने आता है। नावल कैद जो है उसमें जिस बेबाकाना अंदाज में, जिस जुर्रतमंदी के साथ ज़ियाउल हक के इस नोयत के कवानीन को ज़ेरे बहस लाया गया, उससे नावल के अंदर इंसानी हकूक, मजहबी हकूक के हवाले से एक आलमी सतह का अदीब हमारे सामने मजीद का दावर हो जाता है। तो इससे इस गुफ्तगू से पहले मैंने बात की थी कि इस अरसे में नावल में या अफसाने में और शायरी में भी दो तरह के रुझानात असलूब के एतबार से हमारे सामने आते हैं। एक तो अलामती और दूसरा अहद के तजुर्बात। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि ज़ियाउल हक के आमराना दौर में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ, जमहूरी निज़ाम की हमायत में ज़ियाउल हक के आमराना इक़दामात के खिलाफ, अफ़गानिस्तान की
जान जो बराह रास्त दो बड़ी कुव्वतों के दरमियान थी, उसमें पाकिस्तान के किरदार के खिलाफ उस अहद के नावल निगार या अफसाना निगार खुलकर नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उन्हें कैदोबंद में डाल दिया जाता था, उन पर मुकदमात चलाए जाते थे, उन पर जबर किया जाता था। तो ऐसी सूरत हाल में अपने माफी ज़मीर को बयान करने के लिए, अपनी अंदर की राय को सामने लाने के लिए, अपने बातन को जाहिर करने के लिए और लोगों को ये बावर कराने के लिए कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है, लोगों ने, अदीबों ने, शायरों ने, अफसाना निगारों ने, नावल निगारों ने अलामत का सहारा लिया। यानी उन्होंने अपने बयानिए को सीधा साधा बयानिया बनाने की बजाय अलामतों का सहारा लिया, और जो बात वो बराह रास्त नहीं कह सकते थे उसे उन्होंने अलामतों के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। एक तो ये मोटिव है अलामती असलूब बयान का। दूसरा मोटिव ये है कि चूंकि बयानिया असलूब तहरीर अपने तमाम इम्कानात को मुकम्मल कर चुका था और अब उसमें मजीद गुंजाइश नहीं थी कि इस असलूब को एक तासुरकुन अंदाज के साथ, एक पुरतासीर अंदाज के साथ, एक ऐसा अंदाज जो क़ारीन के दिलों को छुए, उन्हें मुतासर करे, और जिस मौजू को बयान करना मकसूद है वो मौजू पूरी तवज्जो के साथ क़ारीन पर मुंतकिल हो, बयानिया असलूब अब इसका मुतहम्मल नहीं हो पा रहा था। लिहाजा एक नई राह इख्तियार की गई जिसे अलामती असलूब तहरीर करार दिया गया। तो ये दोनों मोटिव अपने तौर पे दुरुस्त हैं। ये भी दुरुस्त है कि हाँ, बयानिया असलूब तहरीर अपने इम्कानात को कमोबेश मुकम्मल कर चुका था, और उसके साथ ये भी दुरुस्त है कि जबर के आलम में बराह रास्त बात करना भी दुश्वार था, लिहाजा अलामत निगारी का सहारा लिया गया। लेकिन हर दो सूरतों में हम देखते हैं कि 1977 के बाद 1988 तक का ये जो 11 साल का अरसा है, इसमें नावल ने मौज़ूआती और असलूबियाती एतबार से बहुत तरक्की की। चाहे ये किसी सियासी अमल के रद्द अमल में था, लेकिन इसका बिलवास्ता फ़ायदा ये हुआ कि इससे उर्दू नावल को मौज़ूआती तौर पे भी तनव्वुर हासिल हुआ। तो इसके बाद 1988 में 1988 में जब जनरल ज़ियाउल हक एक त्यारे में वफात पा गए, त्यारा के हादसे में वफात पा गए, तो उसके बाद जमहूरी हुकूमतें आना शुरू हुई। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, फिर उस हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उसे सस्पेंड किया गया, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत, फिर वो हुकूमत उसका भी तख्ता उल्टा गया, फिर बेनज़ीर की हुकूमत, फिर उसका तख्ता उल्टा गया, फिर नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। तो यूं ये बिल्ली चूहे का खेल जो है ये 1988 से 1998 यानी परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ तक ये खेल खेला जाता रहा। इसमें दोनों बड़ी सियासी जमातों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी
और इनके साथ साथ बात छोटी जमातों ने भी ये बात साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस मुल्क को जमहूरी हुकूमतें ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि 11 साल के बाद जब आपको एक मौका मिला है नए सिरे से जमहूरियत की बहाली का, तो सियासतदानों को पहले से बहुत ज्यादा मुतात हो जाना चाहिए था। उन्हें अपने माजी से सबक हासिल करना चाहिए था। उन्हें माजी की तारीख को दोहराना नहीं चाहिए था। उन्हें ये चाहिए था कि नहायत दयानत के साथ, ईमानदारी के साथ, बेगर्जी के साथ और अपनी जात को दरमियान से निकाल के सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ करते हुए वो अपना सियासी किरदार अदा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। करप्शन और बदउनवानी की वो दौड़ जो 1947 में शुरू हुई थी, वो रफ्ता रफ्ता अपनी जड़ों को मजबूत करती गई। गंगा बह रही थी, सब ने हाथ धोना शुरू कर दिए। नतीजतन इस समाम में सब नंगे हो गए, जिसके नतीजे में पहले अयूब खान का मार्शल लॉ लगा, फिर ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ लगा। तो चूंकि सियासतदानों ने इससे कोई फायदा नहीं उठाया था माजी की तारीख से, या इस वक्त मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि जब 1971 में मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ और बांग्लादेश बन गया, तो इस वाक़े को नाम दिया जाता है सकूत ढाका। फॉल ऑफ ढाका का नाम इसे दिया जाता है। तो उस वक्त किसी अहम सियासतदान से, जिनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, शायद मुमताज़ दौलताना थे या कुछ और नाम था उनका, तो उनसे किसी ने पूछा कि मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, फॉल ऑफ ढाका का वाक़या नुमा हो गया, तो फॉल ऑफ ढाका के बारे में आपकी क्या राय है? तो उन्होंने कहा कि ये फॉल ऑफ ढाका नहीं हुआ, ये बाकी मांदा पाकिस्तान में ईमानदाराना और दयानतदाराना सियासत का फॉल हो गया है। दिस इज नॉट अ फॉल ऑफ ढाका, रादर इट इज फॉल ऑफ ऑनेस्ट पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ही सेड। अब होना तो ये चाहिए था ना कि इस वाक़े से हम कुछ सबक हासिल करते और उसके बाद अपने सियासी अमल को एक सिराते मुस्तकीम पर ले आते, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। हम देखते हैं कि एक कारखाने से 2 से 200 लग गए, एक शुगर मिल से 2, फिर 20 शुगर मिलने लग गई। यानी कोई भी शोबा जिंदगी आप देखें तो दोनों हाथों से लूटा गया इस मुल्क को। जब इस किस्म की हरकतें होती हैं, जब इस किस्म की लूट खसूट का अमल शुरू हो जाता है, तो फिर फौजी हुकूमत को जवाब मिल जाता है, जमहूरी हुकूमत को हटाने का। ऐसे आलम में लोड में फिर अमराना हुकूमत की तशरीह तब्दील कर देते हैं। वो जो जमहूरी हुकूमत होती है उसे अमराना हुकूमत समझा जाने लगता है, इसलिए कि उन सियासतदानों का जो
खिदमत के नाम पर, अवाम की खिदमत के नाम पर हुकूमतों में आते हैं, वो फिरौन बन जाते हैं। वो अपने ही वोटरों को अपने ही पाँव के नीचे रौंदना शुरू कर देते हैं। यूं जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो आमराना हुकूमतों से भी बदतर साबित होती हैं। तो ये जो ज़ियाउल हक के बाद 1988 से लेके 1989 से जब फिर जमहूरी हुकूमतों का यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ, जो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत का रहा, इस अरसे में भी जो है नावल लिखा गया, लेकिन इस अरसे में कुछ ज़्यादा अहम नावल हमारे सामने नहीं आते। इस अरसे में ज़्यादातर नावलगार वही हैं जो पहले से लिखते आ रहे थे, और उनमें डॉक्टर अनवर सज्जाद हैं और इंतज़ार हुसैन हैं। अलबत्ता इस अरसे में एक और अहम नावलनिगार हमारे सामने आते हैं, मुस्तनसर हुसैन तारड़। अब मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो हैं, उन्होंने आगाज किया था सफ़रनामे से, यानी इब्तदा में उनके जो सफ़रनामे हैं वो बहुत मशहूर हुए, और उन्होंने बाज़ अहम हवालों से सफ़रनामे को भी एक नया असलूब दिया। सफ़रनामा जो महज एक सयाह की डायरी समझा जाता था, जो सिर्फ एक मुल्क की जो बज़ाहिर शक्ल सूरत होती थी, जो जोग्राफिया होता था, उसके बयान तक महदूद था। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने और अमजद इस्लाम अमजद ने, अताउल्लाह कासमी ने अपने सफ़रनामों में सफ़रनामे के सिन्फ को एक अदबी हुस्न दिया, अदबी लज्जत दी, अदबी शऊर दिया, और सफ़रनामे के अंदर अपनी ज़ात को भी शामिल किया। अब शहर और सयाह दो मुख्तलिफ बातें नहीं रही थी, बल्कि इन सफ़रनामा निगारों ने अपने आप को भी बतौर किरदार के पेश किया। यानी ये जिस शहर से गुजर रहे हैं, जिस मुल्क का सफ़रनामा लिखते हैं, उस मुल्क में ये किसी अजनबी के तौर पे नहीं, बल्कि ये अपने आप को भी उस मुल्क का, उस शहर का हिस्सा बना के एक किरदार के तौर पे सामने लाते हैं। दूसरी तरफ वो शहर भी एक किरदार के तौर पे इनके सामने चलता फिरता, घूमता, बातें करता, सुनता सुनाता दिखाई देता है। यूं सफ़रनामा निगार और वो शहर दोनों किरदार बन जाते हैं। इससे सफ़रनामे को जो एक नई जहत मिली, जो नई नहज मिली, जो नया असलूब मिला, उसने सफ़रनामा निगार को अदीब बना दिया। यहाँ चूँकि बात नावल की हो रही है, तो इस वक्त मैं अमजद इस्लाम अमजद या अताउल्लाह कासमी का या अख्तर ममून का जिक्र नहीं करूँगा तफसील से। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का जिक्र ज़रूर आएगा, इसलिए कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने इब्तदा की थी सफ़र नामा लिखने से, लेकिन बाद में फिर वो नावल की जानब मतवज्जो हुए। उन्होंने नावल भी लिखे, और जो देवमालाई असलूब, जो देवमालाई अंदाज उनके सफ़रनामों का था, उसे उन्होंने अपने नावल में भी बरता, और यूं नावल की दुनिया में भी वो एक बहुत ही अहम नावल निगार के तौर पे हमारे सामने आए। ये जो अरसा था, इसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ के जो अहम नावल हमारे सामने आए, उनमें बहाव है, राख है, बाद में फिर उनके नावल जो खसो खाशात के ज़माने वो हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ जो हैं, उन्होंने इस सारे अरसे में
अपने आप को सियासी मौज़ूआत से दूर रखा, अलबत्ता तारीख और तहजीब के साथ और तमद्दुन के साथ वो मुंसलिक रहे और उन्होंने अपने नावलों में तारीख, तहजीब और तमद्दुन के हवाले से जिन कहानियों की तख्लीक की, जिन वाक़यात को तश्कील दिया, वो हर एतबार से काबिल कदर भी हैं, काबिल वक़्त भी हैं और उनकी एक अहमियत भी है। इस अरसे में मुस्तनसर हुसैन तारड़ के अलावा मिर्ज़ा अतर बेग के नावल भी हमारे सामने आए। इसी तरह अब्दुल्ला हुसैन, जो चूँकि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि वो पहले से लिखते आ रहे थे, उदास नस्लें से लेके उनका सफ़र आगे बढ़ता गया। बाग, नशेब, कैद, फिर उनका एक और अहम नावल हमारे सामने आया नादार लोग के नाम से, वो भी इसी अरसे की पैदावार है। तो जनरल मुशर्रफ के दौर में जो नावल निगार हमें बहुत नुमायां तौर पे जिसने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, वो थे अतर बेग, मिर्ज़ा अतर बेग जो है। परवेज़ मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ, फिर नाम नेहाद जमहूरी हुकूमतें सामने आना शुरू हुई। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ के बाद, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत। इन दोनों हुकूमतों के सियासी खलफशार, इन दोनों हुकूमतों में बदउनवानी के किस्से, इन दोनों हुकूमतों में आमराना रवैये। अजीज तलबा, ये बहुत तकलीफ दे और अफसोस की बात होती है कि जब किसी डिब्बे पर, किसी बोतल पर, किसी कार्टन पर लेबल किसी और चीज का लगा हो, लेकिन अंदर से वो कुछ और निकले। आप बोतल खरीदने जाएं, स्प्राइट या 7 अप, और अंदर से वो सादा पानी हो। आप खरीदने जाएं कुकिंग ऑयल, बोतल के ऊपर कुकिंग ऑयल लिखा हो, लेकिन अंदर से वो डीजल निकल आए। तो ये जो हमारे यहाँ जो सियासी निज़ाम था, उसमें भी ऐसे ही पहले भी हुआ और अब भी हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है कि लेबल कुछ और थे, अंदर से कुछ और निकला। तो ऐसे ज़माने में जराइम का बढ़ना, नफ्सियाती अमराज का बढ़ना, बदउनवानी का बढ़ना बहुत फितरी सी बात है। इसलिए कि अवाम उन्नास जब ये देखते हैं कि हमारे सरबराह जो है वो तो दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे हैं, तो मैं जो रिक्शा ड्राइवर हूं, मैंने अगर 100 रुपया सफर का मुतालबा 200 रुपये की सूरत में कर दिया है, तो मैंने कौन सा बुरा किया। मैं जो फल बेचने वाला हूं, अगर मैंने 200 रुपये से किलो सेब की कीमत 300 रुपया बता दिए, तो मैंने कौन सा जुर्म किया है। तो यूं बदउनवानी का, बेअमली का, बददियानती का जो नजूल ऊपर से होता है, वो नीचे तक असरअंदाज होता है। तो ये जो मौज़ूआत थे, ये इस नौइयत के दीगर मौज़ूआत भी, ये अफसाने का मौजू तो बने, इस ऐद में लिखे जाने वाले ड्रामे का अमूमी मौजू ये नहीं थे।
ताहम इस अरसे में जो 2-3 नावल हमारे सामने आए, जिनमें मिर्ज़ा अतर बेग का नावल, क्या नाम था उसका, गुलाम बाग, वो है। इसी तरह अली अकबर नातिक का नावल नौलखी कोठी, ये हमारे सामने आए। इसी अरसे में एक और उर्दू नावल बहुत अहम, शम्सुर रहमान फारूकी का नावल कई चांद थे सरे आसमां, ये हमारे सामने आए। तो ये जो नावल हैं, इनमें अली अकबर नातिक ने भी मौजूदा अहद की जो करप्शन है उसे मौजू नहीं बनाया। उन्होंने भी 1947 के वाक़या और उसके बाद से एक जिस कहानी ने जन्म लिया उसे अपना मौजू बनाया। और कई चांद थे सरे आसमां, उसमें भी ज़वाल आमादा लखनवी तहजीब को मौजू बनाया गया। तो यूं ये जो नावल निगार हैं, इन्होंने अपने आप को इस सारे अमल से दूर रखा। इस सारे अरसे में जो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद या उससे कुछ अरसा पहले जिस फिजा ने जन्म लिया, उसमें नावल के तराजम को भी बहुत फ़रोग़ मिला। दीगर ज़बानों से उर्दू नावल के तराजम हुए, जिनमें एक बड़ा नाम हमारे सामने आता है इस अरसे में, वो है डॉक्टर नजम मुसहर भट्ट। डॉक्टर नजम मुसहर भट्ट जो हैं, ये पेशे के एतबार से मेडिकल डॉक्टर हैं। इन्होंने रशिया से MBBS किया और वहीं पे MBBS करने के बाद वहीं पे इन्होंने कई बरस प्रैक्टिस भी की, काम भी किया, जिसकी वजह से ये रूसी ज़ुबान से पूरे तौर पे ना सिर्फ वाकिफ़ हो गए बल्कि उसके माहिर हो गए। चूँकि इन्होंने वहाँ से पढ़ा भी और वहीं पे फिर प्रैक्टिस भी की, काम भी किया, जिससे इनका लोगों के साथ एक इंटरेक्शन भी हुआ, ताल्लुक भी इस्तवार हुआ, जिसकी वजह से ये रूसी तहजीब, सकाफत, तमद्दन, रहन सहन से भी पूरे तौर पे वाकिफ़ हुए। लिहाजा इन्होंने रूसी ज़बान से बाज़ अहम नावलों का उर्दू ज़बान में बराह रास्त तर्जुमा किया। डॉक्टर नजम मुसहर भट्ट के तराजम की खूबी ये है कि ये तराजम ऐसा नहीं कि जिन तहरीरों का, जिन नावलों का उन्होंने तर्जुमा किया है वो पहले रूसी से अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुए हों और वहाँ से फिर उनका उर्दू में तर्जुमा किया गया हो, बल्कि इन्होंने बराह रास्त रूसी ज़ुबान से उर्दू में तराजुम किए, जिनमें मिखाइल बुल्गाकोव का नावल मास्टर एंड मार्गरेटा बहुत अहम है। इसके अलावा उन्होंने एक और नावल का तर्जुमा किया जिसका नाम उन्होंने उर्दू में रखा बैर तन्हाई। फिर शीशे का आदमी के नाम से अफसानों का, मुख्तलिफ अफसाना निगारों के अफसानों का तर्जुमा किया। इसी तरह व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उनकी स्वान उमरी का बराह रास्त रशिया से उर्दू में तर्जुमा किया। और अफ़गानिस्तान में जो आखिरी रूसी जर्नैल थे, उनकी एक खुद नविश्त है, बायोग्राफी तो नहीं कहना चाहिए उसे, ऑटोबायोग्राफी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि उनके जो रूस में आखिरी उनका जो ज़माना था उसका अहवाल उन्होंने बयान किया। अफ़गानिस्तान में मेरी आखिरी जंग, ये जंग नहीं थी, दरअसल ये अफ़गानिस्तान में रूसी फ़ौजों के इनक़ला के बाद वहाँ पे अवाम की बहाली का एक फ्रीज़ा था, जिसे उन्होंने एक और किस्म की जंग का नाम दिया। तो इसका भी तर्जुमा डॉक्टर नजम मुसहर भट्ट ने किया। मास्टर एंड मार्गरेटा इस एतबार से नहायत अहम नावल है कि इसमें
तहजीबी, सकाफती और इक्तसादी सतह पे अमेरिका ने रूस में जो मुदाखलत शुरू कर दी थी, इस नावल में उसे मौजू बनाया गया है। ये बज़ाहिर एक फैंटेसी है, एक तख़य्युलाती कहानी मालूम होती है, लेकिन अपनी तय में, अपने दाखिल में, अपने असलूब के एतबार से ये एक अहम सियासी और तहजीबी मौजू है। अल्लामा इकबाल की एक बहुत अहम नज़्म है इब्लीस की मजलिस शूरा। अगर देखा जाए तो मिखाइल बुल्गाकोव का ये नावल मास्टर मार्गरेटा इकबाल की इस नज़्म इब्लीस की मजलिस शूरा की एक अमली तफहीम और तशरीह की सूरत में हमारे सामने आता है, जिसमें उन तमाम इब्लीसी ताकतों, उनकी मनसूबा बंदियों, उनकी तबाहकारियों को बयान किया गया है कि वो किस तरह रूस में अपना अमल दखल मजबूत बनाना चाहती हैं और किस तरह वो रूसी मईशत को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो अजीज़ तलबा, मेरी ख्वाहिश है कि अगर आप